वेलकम एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। तो आज नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का चैप्टर करने जा रहे हैं अपलोड, दैट इज आवर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या है इसमें, पार्ट वन आज का अपलोड कर रहे हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे सवाल आने के चांसेस हैं, मतलब आएगा ही आएगा पक्का, इस लेक्चर से आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पार्ट वन वाले में से वो वाले आज कवर करेंगे। तो आप देखेंगे ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा आपको। पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक करवाया जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो पहले कराना चाहिए, लॉजिकली आपको पहले आना चाहिए। और जो भी बच्चे देखेंगे तो वो जो एग्जाम से पहले मुंह उठा के आएंगे, जब वो देखेंगे अरे यार इसके तो दो पार्ट है, तो वो सोचेंगे चलो एक पार्ट देख लो। अब वो जो भी पार्ट देखेंगे लॉजिकली वो पहला पार्ट ही देखेंगे और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो उनका फायदा हो जाएगा। तो इसी वजह से इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स कवर किए गए हैं। बाकी पीवाईक्यू वाली वीडियोस में पीवाईक्यूज करेंगे, देखेंगे आप लोग कि किस तरीके से आप इजीली सवाल कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पाएंगे वो सिखा देंगे और एग्जाम में तो फिर बढ़िया नंबर आ ही जाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले बता दूं यार, दोस्तों के साथ और ज्यादा शेयर करिए। अब एग्जाम का टाइम आने वाला है, अब नहीं तो कब शेयर करेंगे। अपने सारे अनऑफिशियल ग्रुप्स में जल्द से जल्द वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और पूरे डीयू के केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे इस चैनल तक पहुंच सके जो अभी फर्स्ट ईयर में है, उन सभी की मदद हो पाए। और आगे भी आने वाले सालों में उनका सेकंड ईयर थर्ड ईयर भी ऐसे ही कोशिश रहेगी, जब तक डीयू परीक्षा की में काम कर सकते हैं तब तक करते रहेंगे। तो फिर इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। सर ये तो बाद में टॉपिक आता है, यहाँ से आप क्यों शुरू कर रहे हैं चैप्टर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो यहाँ पर इसी को सबसे पहले कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक रहेंगे, बाकी जनरल प्रॉपर्टीज भाई वो बचपन में भी पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने, वैसे तो मेरे हिसाब से आप डिलीटेड वाला बैच होगा तो आपने नहीं पढ़ा होगा 11th में एस ब्लॉक, वरना जो लोग एस ब्लॉक पढ़ते हैं मतलब 11th में, उनको इजीली ये सारी चीजें आती हैं जो इस वीडियो में अभी नहीं कवर करेंगे। ये आपके लिए चीज होंगी, वो सारी की सारी नहीं होगी। वहां पे सब आसान थी, वो मतलब 11th वाला ही पार्ट रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांस हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से लेके आगे तक जो मैं बताऊंगा सोडियम लिक्विड अमोनिया वाले उस तक टॉपिक तक क्वेश्चन आना मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट कंफर्म है आपके पेपर। तो इसी वजह से इसको पहले कवर कराया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। अब कॉम्प्लेक्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, वो सभी को पता है। तो क्या होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, अगर सबसे पहले हम बात करें किसकी, ग्रुप वन वालों, तो जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, इनकी जो टेंडेंसी है वो वीक टेंडेंसी है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। वीक टेंडेंसी क्यों है सर ऐसा, क्योंकि हमारे पास जितने भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसके लिए फीचर चाहिए होते हैं कि हमारे पास जो है स्मॉल साइज हो। फीचर चाहिए होते हैं क्या, स्मॉल साइज हो। बट क्या हमारे एल्कली मेटल्स इन सब का होता है, ध्यान से देखो, ये हमारे किसमें होते हैं, एक्सट्रीम राइट नहीं लेफ्ट साइड में होते हैं। तो इनका जो होता है वो साइज एक तो लार्ज होता है। दूसरी जो चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है कि हमारे पास हाई चार्ज हो, +3 चार्ज हो, +4 चार्ज हो, जैसे कि Fe+3 वगैरह इन सब में होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बट ये भी नहीं है, तो इन पे चार्ज कैसा होता है, स्मॉल चार्ज जनरली +1। और +2 हमारे पास किस पे होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल पे, तो हाई चार्ज भी नहीं है। तो ये दो प्रॉपर्टीज इनकी नहीं होती, जिसकी वजह से ये बहुत कम टेंडेंसी शो करते हैं किसके लिए, उसी के लिए, दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। और बाकी पता है हम ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जिसका ये एक और रीजन भी आता है, ठीक है। इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर बेसिकली कम होता है, वो सिंपल सा हमें पता है, तो लॉजिकल बात है ना। अब यहाँ पे कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं, जो कुछ कुछ मिलेंगे, बहुत सारे नहीं, थोड़े बहुत मिलते हैं। कुछ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। सर एक्वा मतलब पानी, यस बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ कुछ हमारे पास एक्वा कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि लिथियम का एक कॉम्प्लेक्स H2O4। ये सारी चीजें आपको जेडीली नाम की बुक जो मैं रेफर करता ही हूँ उसमें से दे रखे हैं, जो मैंने कॉलेज से, अपने कॉलेज से उठाई थी। आगे कटआउट भी आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए सर। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं, या कितने लोन पेयर डोनेटेड टू बी मोर प्रिसाइज, कि कितने लोन पेयर डोनेटेड। तो 4 लोन पेयर डोनेटेड है, तो यहाँ पे CN कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। सेम हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सोडियम और पोटेशियम के भी कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। भी देखो बट CN इज इक्वल टू 6, मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है व्हेन वी हैव लिगेंड्स, सॉरी लिगेंड्स नहीं, रुबिडियम एंड सीजन। तो ये बात हो गई हमारी थोड़ी सी इनके एक्वा कॉम्प्लेक्स की। देन जो जेडीली में और थोड़ा सा मेंशन है वो ये कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड जो होती है उसके साथ भी ये काफी ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जिनका एग्जांपल्स हम आगे उस पे देखेंगे अपने कटआउट में। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का एक बार मैं स्ट्रक्चर बना दूं, फॉस्फोरस पीएच इज बेंजाइल रिंग, पता है ना बेंजीन रिंग क्या होती है, हाँ सर C6H5, हाँ वही। और ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी इससे जो है काफी ज्यादा आपको स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। देन क्या होता है यहाँ पे हमारे पास कुछ वीक कॉम्प्लेक्सेस भी देखने को मिलते हैं, सल्फेट, पेरोक्सोसल्फेट, थायोसल्फेट एंड ऑल, इन सभी के साथ। देन हमारी जो बातचीत रही वो ये रही कि कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। चिलेट का मतलब आई होप आप सभी को पता होगा, दैट इज रिंग फॉर्मेशन। आई थिंक ऑर्गेनिक में हमने बहुत चीज बातचीत कर रखी होगी, जितना मुझे याद आ रहा है ऑर्गेनिक में हमने कहीं ना कहीं बात तो करी है अपने सेमेस्टर 1 में इन चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में। तो नॉट लिगेंड्स के बारे में, बट हमने बात करी है कि चिलेशन क्या होता है, दैट इज रिंग फॉर्मेशन।
तो कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं ऑर्गेनिक के, जैसे कि सैलिसैल्डिहाइड और बीटा डाइकीटोन, जिनकी हम बात करेंगे, वो बहुत ज्यादा ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग होती है। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग मतलब स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बिकॉज रिंग बन जाती है ना। तो रिंग जब बन जाती है ना 5 मेंबर या 6 मेंबर, तो बेटा काफी ज्यादा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। और ये जो होते हैं बेसिकली हमारे होते हैं मल्टीडेंटेड। मल्टीडेंटेड का मतलब एक ही एटम में एक से ज्यादा, सॉरी एक मॉलिक्यूल में, लेट मी करेक्ट, एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट करने वाले एटम्स प्रेजेंट है, जिनका स्ट्रक्चर हम आगे देखें। तो ये क्या होते हैं, मल्टी डेंटेड वगैरह होते हैं, इनके काफी ज्यादा एग्जांपल्स होते हैं। आइए अब जरा इनका देखें तो क्या होता है। यहाँ पे जो ग्रुप 1 के हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, वो स्टैंड आउट करते हैं अदर ग्रुप से। क्यों? क्योंकि इनकी वीक टेंडेंसी होती है ऑब्वियसली। क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है, नहीं है, स्मॉल साइज नहीं होता है, हाई चार्ज नहीं होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स फिर भी होते हैं, बट ये दोनों चीजें नहीं है। बिकॉज फैक्टर्स फेवरेटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है, वो ये है। बट ग्रुप 1 मेटल्स कैसे हैं, लार्ज है, उनके पास क्या है, चार्ज का। कुछ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये आपको मिलता है हाइड्रेशन ऑफ 4H2O मॉलिक्यूल्स, ये आपको मिलता है टेट्राहेड्रली अरेंज, मतलब ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इन और यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का भी आपको सेम देखने को मिलता है, दैट इज टेट्राहेड्रल ही देखने को मिलते हैं। बट रुबिडियम और सीजियम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, जैसा कि हमने बात कर ली। स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस के साथ बनाते हैं फॉस्फीन ऑक्साइड के साथ, जो हमने देख लिया, जैसे कि ये LIX, ये सब यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहे हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, आर नॉन, वेयर एक्स क्या हो सकता है, कोई भी लार्ज एनायन, जैसे कि क्लोरेट, परक्लोरेट है, क्लोरेट है, आई थिंक ये परक्लोरेट, हाँ परक्लोरेट, आयोडाइड, नाइट्रेट और SbF6 नेगेटिव। देन क्या है हमारे पास, स्लाइट वीक टेंडेंसी होती है टू फॉर्म विद एमीन कॉम्प्लेक्सेस, एमीन इज अमोनिया, LiNH3 होल 4। फिर वीक कॉम्प्लेक्सेस किसके साथ, सल्फेट्स, पेरोक्सोसल्फेट एंड थायोसल्फेट। तो ये हमारा जेडीली का कटआउट है। मेरे कॉलेज वालों में पहले जो जेडीली ले लाया था, मेरे लाइब्रेरी वालों ने उससे फाइन लगा दिया, 2 महीने बाद वापस करी थी। पहले तो था नहीं हमारे कॉलेज में ऐसा वैसा, अब इन्होंने फाइन लगा दिया। बताओ, 2 महीने बाद मैंने वापस करी, दो बुक्स मुझसे 100 रुपए का फाइन लिया, फिर भी चलो थोड़ा बहुत 20 रुपए का मुझसे वो कर लिया, क्या बोलते हैं, नेगोशिएट मैंने कर लिया। बट 100 रुपए का फाइन लगा, बताओ। अब दोबारा लेके आऊँ, पर अब कोशिश करूंगा टाइम पे वापस करूंगा, वरना पैसे ऐसे जाते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाउएवर, जैसे कि सम ऑर्गेनिक चिलेटिंग लिगेंड्स, पर्टिकुलरली सैलिसैल्डिहाइड, जिसका स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, और काफी लोगों को पता भी होगा। बाकी रीमर टीमन हम पढ़ेंगे ही, या पढ़ ली होगी आपने, हाँ पढ़ ही लिए है ना, पढ़ा भी हो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सैलिसैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या है, मल्टीडेंटेड है, और एक से ज्यादा इनके पास डोनर एटम होते हैं। मल्टीडेंटेड का मतलब ये होता है, तो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं और रिंग बना लेते हैं, जिसको हम चिलेट भी बोलते हैं। इंक्लूडिंग सैलिसैल्डिहाइड, एसिटाइल एसीटोन, बेंजोइल एसीटोन, मिथाइल सैलिसिलेट, ये सारे हमारे एग्जांपल्स होते हैं। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सैलिसैल्डिहाइड ये रहा, आपको क्या है, फिनॉल पता है, उसके ऑर्थो पर CHO लगा के, तो क्या होता है यहाँ पर आपका ये H पॉजिटिव निकाल दीजिए, और ये आपका डोनेट कर रहा है, जैसे। और यहाँ पे और वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बट आपके 2 मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊं, तो थोड़ा सा लेट मी जस्ट ट्राई कि ये इसमें CN क्या है, 4, इसमें CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली 4, इसमें क्या है, 6। तो ये चीजों को आपको देख। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन आपको पता होगा, वैसे सेम 3 में बहुत आता है, बट एसिटाइल एसीटोन ये हमारे पास का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है हमारे पास, ये कीटो फॉर्म है, इसकी कीटोन है। यहाँ पे इसको इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म पड़ा होगा, यहाँ से जो एक हाइड्रोजन चला गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, और सर सिंगल बॉन्ड, और ये H हो गया। तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म आप सभी पढ़ के ही आए होंगे। हमने पढ़ा है क्या उसमें, पता नहीं, मुझे पढ़ा है नहीं, सेम 1 में था या नहीं, शायद नहीं था। बाकी आपने उसमें तो पढ़ा होगा, क्या कक्षा 11वीं में, तो यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, ये आप देख सकते हैं, लिथियम के साथ जो है वो बना रहा है, यहाँ से H+ गया, ये नेगेटिव चार्ज आया, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर रहा है, और यहाँ से ये डोनेट कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे क्या बन गया, एक रिंग बन गई, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग, जो कि काफी ज्यादा स्टेबल होती है। इसमें CN बताइए मुझे क्या है, सर CN इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यहाँ पर क्या है बेटा, 4 है। आई होप ये चीजें आपको सिंपल सिंपल सी क्लियर हो। तो यहाँ तक हमने देख लिया कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब जो हम बात करने जाएंगे, वो थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं क्राउन ईथर्स की तरफ। तो क्राउन ईथर्स क्या होते हैं, ईथर पता है सबको क्या होते हैं, हाँ सर, और हमने पढ़, और हमने पढ़ भी लिया ईथर्स के बारे में। तो यस, ईथर्स हमारे पास जो होते हैं, बस ये क्या है, साइक्लिक ईथर्स। तो दे आर साइक्लिक पॉली ईथर, मतलब एक से ज्यादा विद मल्टीपल ईथर लिंकेज। तो क्राउन ईथर्स क्या है, साइक्लिक है, पॉली ईथर कंपाउंड है, जिनमें एक से ज्यादा ईथर लिंकेजेस होते हैं, नोन फॉर देयर एबिलिटी टू सिलेक्टिवली बाइंड मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो वो स्पेसिफिकली कुछ कुछ एटम्स, कुछ कुछ मेटल से ही बाइंड करते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि इस फॉर्मूले से उनका नाम लिखते हैं। आइए इसको समझाता हूँ। जैसे क्या होता है, कोई मैं ईथर का एग्जांपल बनाऊं, एक क्राउन ईथर ये बनाता हूँ। अच्छा ये क्या है, ये कार्बन है, CH2 है सारे, ये आगे, ये मैंने क्राउन ईथर बना दिया। इसमें आप सबसे पहले देखिए कैसे हम इसका नाम लिखेंगे। पहले यहाँ पर X ये है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्राउन, फिर उसके बाद एक और डब्बा बनाएंगे, फिर ईथर।
नाउ क्या मतलब हुआ सर? तो सबसे पहला जो डब्बा है, इसमें आपका क्या नाम, ये क्या है, एक्स। एक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग। इस रिंग में देखिए कितने एटम्स हैं, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 5, सॉरी यहाँ आएगा नीचे, 5 6 7 8 9 10 11 12 है या नहीं है सर? 12। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 12। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग इंक्लूडिंग ऑक्सीजन भी याद रखिएगा। एंड वाई क्या है? नंबर ऑफ ईथर ऑक्सीजन एटम। कितने ईथर ऑक्सीजन एटम है? 4। तो ये आपका हो गया 12 क्राउन और 4 ईथर, इसका नाम हो गया। तो इस तरीके से हम क्राउन ईथर्स का नाम लिखते हैं, जो सिंपल सिंपल है। बाकी कुछ स्पेसिफिक है जो हमें याद भी करने हैं फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पस। तो ये हो गया सब किसके बारे में? हमारे क्राउन ईथर्स के बारे में हो गया। इस तरीके से हम इनका नामकरण भी कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और क्राउन ईथर जिसका नाम है डायबेंजो 18 क्राउन 6। डायबेंजो मतलब इसके लिए, अब यहाँ पे रिंग आप देखेंगे तो यहाँ से आप करना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ देखो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 18 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो ये आपका डायबेंजो 18 क्राउन। अच्छा, इससे आपको याद भी रहेगा, आपको जैसे नाम याद हो जाएगा कि डायबेंजो 18 क्राउन 6, और 6 आगे, इसके आगे ईथर लिख भी सकते हैं, जैसे नहीं भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपको पता लगेगा कि अच्छा मतलब 18 एटम की रिंग बनानी है जिसमें 6 ऑक्सीजन एटम्स है, तो आप अंदाजे से बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये क्या है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि CH2O है, फिर ये किसी और से जुड़ा हुआ है, फिर इसके बराबर में, तो इस तरीके से आपको मल्टीपल CH2O देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज हमें आपको ध्यान रखनी है। देन आपका देख सकते हैं डाइसाइक्लोहेक्सेन ऑलमोस्ट सेम सिमिलर टू दिस। फिर बेंजो 12 क्राउन 4, तो यहाँ पे 4 बेसिकली ऑक्सीजन एटम्स है, जैसे यहाँ 18 और 6, यहाँ पे 12 रिंग में, और ये तो आप इनको इस तरीके से आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। तो ये इजी से हो जाएगा हमारे पास। अब इसका स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से आप बना भी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाय सिंपली सीइंग। थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कह रहा मतलब 12 और 4 देखते ही, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ अच्छा अच्छा। जब बेंजो है तो आप याद रखेंगे कि अच्छा एक साइड बेंजो है, जैसे यहाँ पर एक ही बेंजीन रिंग है और यहाँ CH2 और ये है डाइबेंजो, मतलब दोनों साइड आपको लगाना है। तो इस तरीके से कुछ गिने चुने स्ट्रक्चर है। बाकी हो सकता है आपके टीचर्स ने भी कुछ करवाया, तो उनको भी जरूर देखिएगा आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैं तो मतलब बताए रखा है कि आपको फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ, तो जो जो मैं देख सकता हूँ बुक से रेफर्स करके, तो मैं उसी हिसाब से कर पाता हूँ। बाकी मुझे इतना अंदाजा नहीं है कि क्या क्या एग्जैक्टली कराया होगा टीचर्स ने आपके, तो वो उन स्ट्रक्चर्स को भी जरूर रेफर करिए। तो क्राउन ईथर्स के बारे में अगर हम थोड़ी सी रीडिंग करें अपनी अगेन जेडीली से, जो मैं दोबारा कॉलेज से लाया हूँ फाइन भरने के बाद, तो ये है हमारे पास क्या, इंटरेस्टिंग क्लास है कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स की। एग्जाम्पल हमें दे रखा है क्या, ये आपका जैसे कि हमने बात कर ली, जिसमें क्या है, दो बेंजीन रिंग से 18 एटम्स क्या बनाते हैं, क्राउन शेप रिंग 6 एटम्स क्या है, ऑक्सीजन के, जो हमने बात कर ली। ये 6 के 6 ऑक्सीजन एटम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद मेटल आयन के साथ, क्या बेसिकली डोनेट करते हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन। एंड दैट आर नॉट अ वेरी गुड, मतलब ये बहुत अच्छे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हम बहुत जबरदस्त ही एकदम बढ़िया से आपका वो बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कहीं भी बीच में एक मान लेते हैं लिथियम आयन देखने को मिलेगा, एक ये दो पेयर देगा, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये, तो यहाँ से आपको ऐसे ही, या लिथियम नहीं हो सकता सोडियम होगा, तो ये आपको लोन पेयर काफी ज्यादा डोनेट करते हुए नजर आएंगे। ऑक्सीजन एटम्स का काम ये रहे। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो इनका ऑर्गेनिक पार्ट है, इस पकड़ टू गिव द क्राउन अरेंजमेंट। हाँ पता है हमें क्राउन अरेंजमेंट मिल रही है। और ऑक्सीजन एटम्स विद देयर लोन पेयर आर नियरली प्लेनर अबाउट द मेटल आयन एट द सेंटर ऑफ द बॉन्डिंग। क्या है मेटल आयन की, क्या है, प्योरली या लार्जली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, एंड क्लोज फिट बिटवीन द साइज ऑफ द मेटल आयन एंड साइज ऑफ द होल इन द सेंटर ऑफ द पॉली ईथर इज एसेंशियल। तो साइज जो है पॉली ईथर का वो फिट होना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किस बात पर डिपेंड कर रहा है, साइज पर हमारे डिपेंड करेगा कि अगर मेटल बड़ा है, मेटल का साइज बड़ा है, तो ईथर भी बड़ा चाहिए। मेटल का साइज छोटा है तो ईथर भी छोटा चाहिए। तो यहीं पर वो आता है हमारे पास कंसेप्ट कि कहां पर हम 18 वाला लें और कहां पर हम 12 वाला लें। आइए जरा इसको भी देख लें हमारी रीडिंग में ही। तो यहाँ दे रखा है कि 12 बेंजो क्राउन फ्लोरीदा, इसमें 12 एटम्स हैं जिसमें से ये ऑक्सीजन है। पॉली ईथर्स फॉर्म्स सिलेक्टिवली विद द एल्कली मेटल आयंस के साथ ही ये सिलेक्टिवली बना है। अब साइज ऑफ द रिंग ओपनिंग क्राउन डिटरमाइन द साइज ऑफ द मेटल आयन विच में बी अकोमोडेटेड। तो कौन सा आयन फिट होगा वो भी डिपेंड करता है इस बात पर कि हमारा जो क्राउन रिंग है उसके साइज पर। जैसे 4 वाली क्राउन रिंग होगी असाइक्लिक पॉलीथर विद, जिसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स है। सिलेक्टिव किसके लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, सोडियम और सॉरी लिथियम के लिए। तो इसको मैं मिटा दूं, इसको अलग कर दूं तो बेटर रहेगा। तो 4 वाली किसके लिए फेवरेबल है, लिथियम के लिए सर, और 5 वाली सोडियम के लिए, 6 वाली पोटेशियम के लिए, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम याद रखते हैं। ऑल्सो हमारे पास हो सकता है कि अनयूजुअल कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिल सकता है 10 विद पोटेशियम भी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। डायबेंजो तो ये हमें दे रखा है। क्राउन ईथर क्या करते हैं, फॉर्म अ नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्सेस बट मोर इंपॉर्टेंटली दे आर समटाइम्स एडेड टू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी यूज होते हैं टू डिसॉल्व इनऑर्गेनिक सॉल्ट विच बीइंग आयोनिक वुड नॉट नॉर्मली डिसॉल्व। तो पॉली ईथर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट में भी ये मदद कर सकते हैं बायो वाले
जैसे बायो वाले शायद नहीं होंगे, मतलब जो होंगे जिनको पता होगा कि हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप्स एंड ऑल ये सब होते हैं, तो हमें ब्लड में चाहिए होता है, ये बैलेंस मेंटेन करना होता है, तो उसमें भी ये काफी ज्यादा काम करते हैं, आयन कैरियर्स की तरह यूज होते हैं। क्राउन ईथर जो होते हैं हमारे पास कुछ अनयूजुअल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्राइट्स क्या होते हैं, ब्लैक पैरामैग्नेटिक एंड है फॉर्मूले। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात ये है, आपको क्या क्या याद रखना है। तो ये डेफिनेशन के होते क्या, साइक्लिक पॉलीईथर, एक से ज्यादा लिंकेज क्या करते हैं, सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं मेटल के साथ, और इनका नाम किस तरीके से लिखा जाता है, एक एग्जांपल आप ये लिख देंगे। क्वेश्चन किस टाइप का आता है यार, देखिए इस पे आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्राउन ईथर, यानी इसके आगे जो क्रिप्टेट्स है उस पर आएगा, या कॉम्प्लेक्सिंग आप टेंडेंसी को एक्सप्लेन करिए एस ब्लॉक वालों की, और क्राउन ईथर के बारे में बताइए। ठीक है, ये आ सकता है। देन आपसे क्या पूछेंगे, एक इसमें एग्जांपल्स होगा, देन बात होगी कि साइज वाला, हाँ, कि 4 वाला जो है वो लिथियम के लिए, 5 वाला सोडियम के लिए। 5 कौन सा, ऑक्सीजन एटम, ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन एटम जो बाद में लिखते हैं ना, जैसे 12 क्राउन, क्राउन आगे उसके आगे जो नंबर है उस वाला, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे उसके लिए। देन बात हो सकती है किस चीज की, साइज की बात हो गई, और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बस यही चीजें हैं जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, सो ये हमारे पास हो गया क्राउन ईथर्स। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं क्रिप्टेट्स। देख ये क्या है, फैमिली है किसके, सिंथेटिक केज लाइक मॉलिक्यूल्स, बाईसाइक्लिक और पेरीसाइक पॉलीसाइक्लिक, दैट कैन अगेन, ये भी क्या करते हैं, अपने अंदर आयंस को रख सकते हैं, जैसे वर्थ हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है इनका। बट इनमें क्या डिफरेंस होता है कि इनमें नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, जो हमारे क्राउन ईथर्स होते हैं ना, उनमें नाइट्रोजन एटम्स नहीं होते। तो अगर इनमें नाइट्रोजन एटम्स आ गए, इससे क्या होगा, हमें फर्दर ब्रांचिंग मिलेगी, और एक्स्ट्रा डोनर साइट्स मिलने लगेंगी इन एडिशन टू ऑक्सीजन एटम्स टू बॉन्ड टू द मेटल आयन, forming strong selective complexes similar to crown ether but with a more enclosed cavity। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास क्रिप्टेट के केस में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग और सिलेक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज सिमिलर टू क्राउन ईथर। इनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें नाइट्रोजन एटम्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ऑब्वियसली नाइट्रोजन आ गया तो उसका लोन पेयर आ गया, उसका लोन पेयर आ गया तो कोई लोन पेयर देने वाला आ गया, तो वही एक्स्ट्रा डोनर साइट्स हमारे पास आ गई इन एडिशन टू ऑक्सीजन एटम। तो ये हमारे क्रिप्टेट्स होते हैं। इनके बारे में अगर हम देखें तो ये डायरेक्टली जेडीली से के क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा डोनर एटम्स यहाँ तक हमने देख लिया। कॉल क्रिकेट बिकॉज दे रैप अराउंड एंड हाइड द कैटायन, तो ये क्या करते हैं, रैप कर जाते हैं और कैटायन को छुपा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, वैसे इनका नामकरण वगैरह की इतनी हमें जरूरत नहीं, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टेन 222 एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो इनको इस तरीके से आपको दिखाना है, CnH.H2O, 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं इन द क्रिप्ट मॉलिक्यूल बॉन्ड टू द मेटल आयन। तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ऑब्वियसली सर 8 होगा, क्योंकि 6 ऑक्सीजन मतलब 6 लोन पेयर, 2 नाइट्रोजन मतलब 2 लोन पेयर, तो मतलब 6 प्लस 2 8 होगा। द लिगेंड कंप्लीटली क्या करता है, रैप कर देता है अराउंड द मेटल आयन हाइडिंग इट, हेंस द नेम क्रिप्ट। द कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, एक हाइड्रोकार्बन एक्सटीरियर एंड सो इज सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सच कॉम्प्लेक्सेस किस लिए यूज होते हैं, फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, stabilizing uncommon oxidation state and promoting otherwise improbable reaction। तो अनयूजुअल कंपाउंड जैसे कि आपको इधर रखा है, क्रिप्टेट है, कैन कहाँ से बनता है, कैन बी फाउंड बाय कूलिंग अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम। तो अगर हमें इस क्रिप्टेट को बनाना है, इस क्रिप्टेट को बनाना है, क्या है ये, एक अनयूजुअल कंपाउंड है, जिसमें आप देख सकते हैं सोडियम यहाँ +1 में और एक -1 में, मतलब इस सोडियम ने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। वो कैसे बनता है, कूल करेंगे अगर हम सोल्यूशन को, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्रिप्टेट के बारे में पूछा है तो हाँ, आप उसमें ये लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में कि एक अनयूजुअल कंपाउंड भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिप्टेट का स्ट्रक्चर, यहाँ पे नाइट्रोजन एडिशनल डोनल साइड ब्रांचिंग आप देख सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक, एक साइक्लिक रिंग नहीं है यहाँ पे, मल्टीपल साइड, एक ये छोट ये हो गई पूरी रिंग, एक नीचे वाली हो गई है, तो एक से ज्यादा रिंग हो गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताऊँ तो हाँ, ये इलेक्ट्राइड्स वाली यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्राइड्स क्या होते हैं, ब्लैक सॉलिड्स होते हैं, कुछ अनयूजुअल कंपाउंड होते हैं, कब आते हैं, अगर हमने एक्सेस क्रिप्टेंट से रिएक्शन करा दी तब ये हमारे पास आते हैं। तो किस तरीके से आएगा, देखिए यहाँ पर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका फॉर्मूला सीजियम, यहाँ पर एक सीजियम +1 में है और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, उसी के साथ जो उसका एक क्रिप्टाट का जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक्सेस में है, एक्सेस में तो मतलब एक से ज्यादा होगा, तो एक से ज्यादा रिएक्ट करके एक और कॉम्प्लेक्स बना लेगा विद उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, तो नेट चार्ज यहाँ पे ऑब्वियसली न्यूट्रल ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रैप कर देते हैं इन अ होल ऑफ रेडियस अप्रोक्सीमेटली दिस। तो ये बातचीत होता है हमारी क्रिप्टेंट से रिलेटेड। नाउ अब जो है हमें जो बात करनी है वो बेसिक बेरिलियम एसिट्रेट इन सभी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। सो बेसिकली थोड़ा सा देख लेते हैं जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कैसी है। ऑब्वियसली वो भी अच्छे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, जैसा सेम हमारे लिए फर्स्ट वाले उनके लिए था, दैट इज ग्रुप 1 वालों के लिए, कि उन पर भी चार्ज जो है कोई ऐसा कोई हाई नहीं होता, बस +2 ही चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं ऑलमोस्ट, और क्या है वो ऑब्वियसली ग्रुप 1 से स्मॉलर होते हैं। वो क्या होते हैं, दे आर, ग्रुप 2 वाले जो होते हैं वो छोटे होते हैं ग्रुप 1 से, किसमें, साइज में। तो अगर साइज उनका छोटा होगा तो स्मॉल साइज ही चाहिए होता है हमें,
हाँ सर, स्मॉल साइज चाहिए होते तो ऑब्वियसली दे आर बेटर देन ग्रुप वन, बेटर होते हैं, बेटर टू फॉर्म, बेटर इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू ग्रुप वन की बात हो रही है, आप डी ब्लॉक वालों से मत कंपेयर कर जाइएगा, तो ग्रुप वन से जो है वो बेटर होते हैं इन फॉर्मिंग, ग्रुप वन क्या लिखूंगा क्या यार, इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो बेटर होती है देन दिस। तो बेरिलियम काफी ज्यादा स्मॉल होता है, तो बेरिलियम भाई साहब खतरनाक कोवेलेंट बंदा होता है, इसका साइज काफी ज्यादा छोटा होता है, वेरी स्मॉल होता है, सारी रिक्वायरमेंट मतलब काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पूरी करता है, एकदम फील दे देता है कि भाई मैं पी ब्लॉक या डी ब्लॉक से ही होना चाहिए था, बस गलती से मैं आ गया। तो अप्रिशिएबली स्मॉल होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। देन हमें थोड़े बहुत इसके कॉम्प्लेक्सेस, मैनी कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, मैनी कॉम्प्लेक्स। अब बात करें मैग्नीशियम और कैल्शियम की भी, फिर हमें थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, सम कॉम्प्लेक्स देखने को इनके भी मिलते हैं। तो दे आर बेटर, मतलब ग्रुप वन से ये काफी ज्यादा बेटर होते हैं इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, तो इनकी टेंडेंसी हायर होती है। डिसेंट टेंडेंसी लिख देता हूँ तो हाँ सही रहेगा, डिसेंट टेंडेंसी। ओके, तो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ये हमने इनकी बात कर ली। अब जो हमें बात करनी है वो करनी है बेसिक बेरिलियम एसिटेट के स्ट्रक्चर के बारे में। सो करते हैं, देखते हैं बेसिक बेरिलियम एसिटेट। अगर इसकी आपको प्रिपरेशन वगैरह करवाई है तो आई डोंट रिमेम्बर, वैसे तो उसका स्ट्रक्चर ही आता है, तो उसकी प्रिपरेशन वगैरह तो हम उसकी बात ऑब्वियसली नहीं करेंगे, मेन चीज जो है उसी की बात करेंगे। तो क्या होता है यहाँ पे, इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ये अच्छा बनता कैसे ये भी बता दूं चलो। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब हम इवेपोरेट कर देते हैं विद एसिटिक एसिड के साथ, तब हमें ये देखने को मिलता है। सर ये आपने कैसे बना दिया बिना बताए? बेटा अभी आपके सामने ही बनाएंगे। ये तो क्या है, यहाँ पे चार बेरिलियम है, एक ऑक्सीजन है, और ये आइए जरा इसका स्ट्रक्चर बनाए प्यार से। तो सबसे पहले मैं बेरिलियम यहाँ लगा दूं, बेरिलियम हाँ यहाँ लगा देता हूँ बेरिलियम। ध्यान से देखिएगा समझिएगा। सबसे पहले बीच में एक ऑक्सीजन एटम को लगा दिया, इसके चार बॉन्ड बना दो सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर मुझे लगाना है एसिड, ACE। ACE क्या है, बेसिकली एसिटेट ग्रुप। एसिटेट ग्रुप जो है वो क्या होता है सर, CH3COO नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली H प्लस लूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप +4 H प्लस लिख सकते हैं, या फिर इन्होंने वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया क्या, हाँ जो भी है एनीवेज। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको बैलेंस नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये CH3CO नेगेटिव होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं थोड़ा ओपन करके दिखाऊं, सो वी ऑल नो ये, ठीक है। तो आइए इसी का जैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इधर मैं इसका बनाऊं सी, ये आ गया CO नेगेटिव, और ये आ जाएगा CH3, या फिर यार थोड़ा सा मैं रुक जाओ, कंफ्यूज हो रहा हूँ कैसे बनाऊं। यस नाउ करेक्ट, तो इस तरीके से आप बना लीजिए हर तरफ, चारों तरफ बना लिए पहले CH3 ये। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर आपने नेगेटिव वाले लाए ना, इस साइड आप इसका आप दिएगा ये वाला, कौन सा वाला, क्या होता है, व्हाट डू वी से इट, हाँ डबल बॉन्ड वाला। तो यहाँ पे आप एक बार इसको नेगेटिव दे दीजिए, यहाँ पे मैं दोबारा बनाऊंगा तो इसको नेगेटिव दे दिया, तो इधर आप डबल बॉन्ड वाला दीजिए, इसको नेगेटिव वाला दिए, और यहाँ CH3 लगा दिया। अब यहाँ सी लगाइए, इसको डबल बॉन्ड वाला दीजिए, इसको नेगेटिव ये। अब चार का काम हो गया, तो अभी हमारे पास और है, तो यहाँ पे एक एक दिखा दीजिए, ये डोनेट, आपके पास पेज बड़ा होगा तो आप बढ़िया से बना दिएगा। ये क्या पूरा हो गया स्ट्रक्चर, ध्यान से। अभी हमें दो AC को और दिखाना है। सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, वो ये होता है कि ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन एटम है, क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा तो सर, तो ये बेसिकली हमारा बना होता है प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड वाला है ना, वो प्योरली वो कोवेलेंट कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होता है, ये कोऑर्डिनेट, और ये क्या बनाएगा, हाँ ये भी कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एटम है, सर ऑक्सीजन ने चार बॉन्ड कैसे बना लिया, आपको ये डाउट नहीं है? बिल्कुल आया होगा। तो ऑक्सीजन एटम जो है उसने चार बॉन्ड बना तो रखे हैं, उसने चार बॉन्ड बना तो रखे हैं, बट दो कोवलेंट बॉन्ड होंगे और उसके बाद दो लोन पेयर होते हैं, तो दो होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैं ऐसे ही इनको दे देता हूँ अभी अपने पास से ही सोच, ठीक है। अब मेरे पास जो और बचे हुए AC थे मैं उनको बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। C लिया है मैं, CH3 को मैं इधर लिख देता हूँ हल्का सा। अब नाउ द पॉइंट इज, मैं किधर डबल बॉन्ड वाला बनाऊं और किधर वो बनाऊं, तो इस वाले को देखिए आप, इसके बाद दो कोवलेंट है, एक कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सर, कोऑर्डिनेट वाला आना चाहिए दिस, यहाँ सॉरी नेगेटिव नहीं आया है, और इस वाले के पास नेगेटिव वाला है, क्योंकि इसके पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट है एक कोवलेंट है, तो अब ये सिंपल एक कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये वाला जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आई होप आपको डिटेल में ये चीज समझ में आ रही होगी। जनरली कोई बताता नहीं, आप बुक्स में भी देखेंगे ना, आपको सिंपल सिंपल आपको बिना एरो के दिख जाएंगे, बिना एरो के ऐसे ही वाले बस सिंपल बॉन्ड दिखा देंगे, कोई ये नहीं बताएगा कि ऑक्सीजन ने चार बॉन्ड कहाँ से बना लिया,
या किस तरीके से दिखाएं। वैसे आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं, मतलब बिना उसके बना सकते हैं, मन करे तो जैसे चाहें। बट फिर आपको ओरिएंटेशन वगैरह देखनी पड़ेगी। वैसे आप जो को जो वो है ना, एग्जाम में आप डायरेक्ट ये वाला भी आई थिंक बना सकते हैं। अगर आपके टीचर ने ऐसा वाला करवाया ना, खाली एसी एसी लिखवा के बॉन्ड बना दी, तो आप एग्जाम में बना दीजिएगा उनसे पूछ के। मैं थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ, मुझे पता है, तो मैं सोचा था आप लोगों को भी बता दूं, अच्छा लगेगा आपको भी हमें भी। तो मैंने इन दोनों का दिखा दिया। तो अब यहाँ पे देखिए एक और बनाता हूँ, CH3। देखिए इसके पास क्या है, दो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हैं, तो इसको देंगे ये वाला। इसके पास एक ही कोऑर्डिनेट है, तो इसको कौन सा देंगे, बढ़िया वाला बॉन्ड देंगे इसको, तो ये वाला। तो अब इसको दे दिया ये कोऑर्डिनेट, एक इसको दे दिया कोवेलेंट। आई होप आपको समझ आएगा। आप देखिए हर बेरिलियम के पास दो कोवेलेंट बॉन्ड है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या लॉजिक समझ में आया, कोवेलेंट कहाँ कोऑर्डिनेट कहाँ? हाँ सर बिल्कुल आ गया। कि भाई ऑक्सीजन ने चार बॉन्ड कैसे बना दिए, कोई ये तो बताएगा नहीं आपको, कहेगा बस बना दिए। कैसे बनाए, दो कोवेलेंट दो कोऑर्डिनेट। अब कोई ये चार कोऑर्डिनेट की नहीं भाई, छह एटम तो उसके पास कुल मिला के होते हैं, ऑक्सीजन सबको पता है। छह एटम होते हैं उसके पास, सॉरी छह इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ सर छह इलेक्ट्रॉन। तो यही चाह रहे हैं कि दो कोऑर्डिनेट बनाएगा और दो कोवेलेंट सिंगल सिंगल, हाँ सर बिल्कुल सही। और बेरिलियम भी है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दो ही कोवेलेंट बना सकते हैं ना, तीन तो नहीं बना सकता कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं सर नहीं बना सकता। तो आई होप पूरा प्रॉपरली डिटेल में आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई भी इसमें डाउट नहीं रहा होगा। सेम चीज बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट के केस में भी हमारे पास होती है। यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ये आपको देखेंगे इंटरनेट से मैंने निकाला, सिंपल ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई डिटेल में बात नहीं करते ये लोग, बट हमने कर ली है फुल डिटेल में बात। तो इसके बाद क्या आ जाता है, अब आता है बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट। अगर मैं इसका भी बताऊं, ऑलमोस्ट सेम है। आप जो है वो मैं उसको कॉपी करके लिया हूं। तो अगर मैं बात करूं बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट की ना, तो वो सिंपल होता है, Be4 सेम ऑक्सीजन, और नाइट्रेट होते हैं NO3 6। ये जो AC लिखा है ना, इसकी जगह आप बस NO3 लिख दिएगा हर जगह। इस AC की जगह NO3 कर दिया, अगर आपको ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाना है। बाकी टीचर ने अगर कुछ बताया तो नहीं बताया होगा। अब मैं प्योर वाला बनवाऊं आपसे, तो ये वो ऐसा बनेगा कि NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए आप पहले। ये होता है, बस क्या है सर, यहाँ जो कार्बन था और यहाँ वो CH3 था, तो आपका जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर वो अलग बन रहा है। यहाँ पे बस ये डिफरेंस है। आप क्या करिए, जो हमारा पास बेसिक बेरिलियम एसिटेट का हमने बनाया था, कार्बन को हटाइए, उसकी जगह नाइट्रोजन लगाइए, और CH3 को हटाइए, उसकी जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ये बना दो, बस हो गया काम आपका खत्म भाई। मजाक से हट के, मजाक नहीं खत्म। ये आपने नाइट्रोजन बनाया, यहाँ पे आप इसको ये बना दीजिए, यहाँ आप नाइट्रोजन बनाइए, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ये बना दीजिए, ये नाइट्रोजन बनाइए आप, यहाँ ये बना दीजिए। और क्या बचा, ये ऑरेंज वाले बचे हैं, तो ऑरेंज वाले को भी बना देते, तो यहाँ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, यहाँ नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट, सेम आपका हो गया काम खत्म। एक आ गया तो दूसरा आपका बन ही जाएगा। एक होता है बेरिलियम ऑक्सालेट वगैरह, तो आई डोंट थिंक ये आपके सिलेबस में वैसे भी नहीं लिखा हो, तो ऐसे ही था। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने भी नेट इंटरनेट वालों ने भी सिंपल ऐसे ही बस टाइम पास के लिए बना दिया है ये सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा दिए। एग्जैक्ट बॉन्डिंग मैंने आपको दिखा दी है। और बाकी आप टीचर्स वगैरह से भी एक बार अपने पूछिएगा कि किस तरीके से उन्होंने नोट्स में क्या करवाया, तो उसको भी आप जरूर रेफर करिएगा एग्जाम में जाने से पहले। एज वी ऑल नो कि आई एम अ न्यू बिगिनर, तो मैं कोई वेटरन नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ नाइव पर्सन। तो यहाँ पर मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट आते हैं भाई अब EDTA, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो उसकी फुल फॉर्म है। तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो का अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो ये इथाइलिन हो गया, डायमीन मतलब NH2 हो गया, टेट्रा एसीटेटो मतलब चार एसीटेट ग्रुप होते हैं यहाँ। इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा, अगर मुझे सुंदर लगवाना है, इस बॉन्ड को बड़ा कर देता हूँ, मजा आ जाएगा। ये नाइट्रोजन CH3CO, और यहाँ पे भी CH3COO आ गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्सेस आ गए किसके, उसके। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसकी रिएक्शंस बताऊं, सो व्हाट वी टेक, कैल्शियम 2+ होता है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं H2EDTA2 नेगेटिव, H2EDTA2 नेगेटिव से, तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम EDTA का कॉम्प्लेक्स। साथ में 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, +2H+। मतलब क्या हुआ सर, पहले जो है ना, अभी जो हम रिएक्शन से पहले ये कुछ EDTA आपका ऐसे होगा, मतलब दो हाइड्रोजन होंगे, दो हाइड्रोजन नहीं होंगे, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ नेगेटिव। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किससे, कैल्शियम से 2+ से। तो ये क्या हुआ, जो बचे हुए दो हाइड्रोजन थे ना, ये भी हट गए, ये भी हट गए, तो इन पर क्या आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज और आ गया यहाँ। अब ये क्या दिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी किसके साथ दिखाएंगे, कैल्शियम के साथ। तो इनका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको कुछ इसी तरीके को देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कैल्शियम 2+ बनाएंगे, क्या करेंगे, नाइट्रोजन एक लोन पेयर देगा, ये एक लोन पेयर देगा, यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर, और यहाँ से लोन पेयर, हर तरफ से आपको लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इन्होंने 3D व्यू अच्छा करके बना रखा है, तो इस तरीके से आप कोशिश करिएगा बनाने की स्ट्रक्चर को।
कि यहाँ पर आपको देख रखवा दिया कैल्शियम, नाइट्रोजन का लोन पे डॉट में दिखा दिया, ऑक्सीजन जो है वो कुछ डायरेक्टली ही दे रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको बनाने की करिएगा कोशिश। यहाँ पे CH2 ऐसा बना है, इधर नाइट्रोजन, तो थोड़ा सा इस तरीके से ही बना लीजिए। तो आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो बाकी वैसे मतलब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मैंने ओरिएंटेशन वो कर दी गलत, अदरवाइज ये भी काफी सही होता। मैं यहाँ पे जो है कैल्शियम को अगर यहाँ रख देता बीच में, कैल्शियम को यहाँ रख देता और ये लोन पे इधर से आता, और यहाँ से भी फिर मैं डायरेक्टली इजीली कर देता हूँ। मतलब अगर मैं इस तरीके से ओरिएंटेशन रखता ना, तब भी इट विल बिकम काफी अच्छा। तो ये हमारे पास हो गया कैल्शियम के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो आई थिंक वाले भी कर लिया हमने, दूसरा वाला क्या था, ग्रुप 2 वाले भी कॉम्प्लेक्स हो गए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अदर देन कॉम्प्लेक्स वाले टॉपिक के बाद ये आता है हमारे पास कि सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो एम इज अ मेटल। मेटल क्या है, सॉलिड होता है। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कुछ अमोनिया के साथ, किसके साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ। और यहाँ पे वैसे बैलेंस करने के लिए हम X+Y लिख देते हैं, अभी समझ में आएगा क्यों। रिएक्शन कराई क्या होगा, मेटल ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये बना लेगा M.NX3 प्लस, इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको डिटेल में आ गया, अभी आगे समझ में आएगा। तो क्या हुआ है, यहाँ पर दो चीजें बनी, एक मेटल बना, उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं अमोनिएटेड कैटायन। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिएटेड कैटायन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ पर। तो अब मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियसली क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम बोलते हैं ये जो सोल्यूशन है, ये एक तो पैरामैग्नेटिक है, मतलब पता है भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। दूसरा रिड्यूसिंग नेचर का है, कि यहाँ पर जो है आराम से रिडक्शन कर सकता है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ऑब्वियसली रिड्यूसिंग का मतलब किसी और को इलेक्ट्रॉन देना, तो इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तीसरा बात करते हैं, ये ब्लू कलर का होता है, एट दिस पॉइंट ये ब्लू कलर का होता है। अगर आपने ताजा ताजा बनाया ना, तो ताजा ताजा आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। और फिर आपको बात करें तो ये बढ़िया कंडक्टर भी होता है। तो एक चीज और होती है कि अगर हम क्या करें, अभी हमने ताजा ताजा बनाया है, अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन मेटल की बढ़ा दी, मतलब मेटल को हम और ऐड करते जा रहे हैं, और ऐड करते जा रहे हैं, तब ये आपका बन जाता है डायमैग्नेटिक। इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है। और इसका जो कलर है, इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है ताजे कलर से ब्रॉन्ज या कॉपर ब्राउन कलर। तो ये एक दो बातें इसके बारे में याद रखनी है। अब दो चार बातें और आई थिंक वो भी, उसको भी बात देख लेते हैं। तो हाँ, दूसरी चीज, अगर हमने जो सॉल्यूशन है उसको रख दिया देर तक, एक सॉल्यूशन हमने कहा चलो यार सॉल्यूशन ताजा ताजा तो बनाया था, ब्लू ब्लू कलर का हमारा सॉल्यूशन था, पर हमने उसको रख दिया काफी देर तक, इज लेफ्ट स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम पता है ना, मतलब लंबे समय के लिए आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तब क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सोडियम है, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम क्या लिया है, मेटल है, कोई एल्कली मेटल, लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग जर्नी नहीं, लॉन्ग टाइम। तो क्या बन गया आपका, NaNH2 मिल जाएगा, जिसको आप सोडा अमाइड या सोडियम अमाइड के नाम से भी जानते हैं, जो एक बहुत ज्यादा आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ा होगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने एल्काइंस में पढ़ा है इसके बारे में। और कहाँ पढ़ा है, एल्काइन से एल्कीन बनाई है, बिल्कुल बनाई है। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, वैसे तो हमें ये एल्कली मेटल्स के लिए पढ़ने, बस मेजरली एल्कालाइन अर्थ मेटल्स भी ये दे देते हैं। बट जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है, ये क्या करते हैं, ये जो है डू नॉट गिव कलर इन लिक्विड अमोनिया। अच्छा, कलर किसकी वजह से आता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर। कलर जो है आपने बचपन में तो पढ़ा होगा, D&F ब्लॉक का भी तो पढ़ा होगा, 10वीं में नहीं, सॉरी 12वीं में पढ़ा होगा। तो उसमें हमने पढ़ा है सर, वो आता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है सर, इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेटल से। अगर मैं कहूँ मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा, मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे रहा, तो क्या होगा सर, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा, इसका मतलब कलर नहीं आना चाहिए ना, पैरामैग्नेटिक हो। हाँ, तो यही होता है कि इनकी जो हाई आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देते और आपको कलर देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ हमने समझ लिया। अब आते हैं अपनी वही जेडीली जो मैं कॉलेज से उठा के लाया था, जिसका मुझे फाइन देना पड़ा है, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, क्या बात करनी है, मेटल अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम मेटल अमाइड एंड हाइड्रोजन। कब, अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज और कैटलिस्ट प्रेजेंट हो। इफ ऑल कैटलिस्ट, अगर हमारे पास कैटलिस्ट ना हो, कोई इम्प्योरिटी ना हो, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 मेटल्स और कुछ कुछ मेटल जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम ग्रुप 2 से। और हमने देख लिया इसमें क्या नहीं है, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नहीं है। और लैंथेनॉइड्स में से ये डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाते हैं इन वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन इन लिक्विड अमोनिया। तो अगर हम कैटलिस्ट वगैरह नहीं बनाते, मतलब हमें मेटल अमाइड नहीं मिलेगा।
तो और बाकी अगर हमें क्या करना हो, हमें दोबारा मेटल चाहिए, हमने क्या करा है, मेटल लिया, बहुत हाई कंसेंट्रेशन में लिक्विड अमोनिया था, लिक्विड अमोनिया हैज टू बी इन एक्सेस, कोई इंप्योरिटीज नहीं ली और कैटेलिस्ट नहीं लिया जैसे कि आयरन वगैरह, तब हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा जो हमने पीछे वाले पेज पे बनाया है। दिस इज अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स इन अमोनिया आर डार्क ब्लू इन कलर एंड द मेन स्पीशीज क्या होती है, सॉल्वेटेड मेटल आयंस एंड सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, जो हमने बात करी अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अगर ब्लू सोल्यूशन को हमने देर तक छोड़ दिया तो क्या होता है, स्लोली फेड हो जाएगा, कि हमने कहा चलो यार अब ताजा ताजा बना लिया, अब चलो बाद में देखते हैं, सो गए हम थोड़ी देर के लिए, हम उठ के आए, वो भाई ये क्या उठे, तो हम देखेंगे मेटल अमाइड बन जाएगा, उसका कलर भी हमने देख लिया है क्या होता है, कॉपर ब्रोंज कलर का होता है, पीछे मैंने कॉपर ब्राउन लिख दिया आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको आप जरा कॉपर ब्रोंज कर लीजिएगा, इस वाले को कॉपर, इसको ब्रोंज कर लेते हैं यार, इसको ब्रोंज, ठीक है। तो कॉपर ब्रोंज कलर का आपको सोल्यूशन हो जाएगा। फिर क्या बात करी हमने, फिर बात तो कुछ नहीं करी, क्या होता है, एंड हैव अ मेटालिक लस्टर बिकॉज मेटल आयन क्लस्टर्स बन जाते हैं। दी सॉल्यूशन क्या है, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बात कर लिए, बेटर देन एनी अदर सॉलिड इन लिक्विड, और इनकी कंडक्टिविटी सिमिलर टू मेटल होती है, बहुत हाई कंडक्शन होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और ऑब्वियसली कैटायन की वजह से भी होती है। फिर बाकी आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि ये काफी खतरनाक क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिस्मथ को इन्होंने रिड्यूस कर दिया इसमें, सल्फर को कर दिया इन्होंने Na2S में, NiCN4 होल ट्वाइस को कर दिया इलेक्ट्रॉन दे के भी रिड्यूस, तो यहाँ पे निकल को भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो ये इनके बारे में कुछ बातचीत थी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा ये तो बात हो गई ग्रुप 4 के लिए, एंड दे विल इवन रिड्यूस एन एरोमेटिक रिंग, तो क्या करते हैं, एरोमेटिक रिंग को भी रिड्यूस कर देते हैं। तो ये था एक आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक जितना भी हमने इस ब्लॉक में पढ़ा है, मेरे हिसाब से, मेरे तजुर्बे के मुताबिक आना तो चाहिए यार सवाल यहाँ से आपके पेपर में। बाकी पीवाईक्यू वाली वीडियो है, उसमें तो पता ही लगेगा, उसमें तो सारे सवाल पता लग जाते हैं, मतलब मैक्सिमम सवाल हमें पता लग जाते हैं कौन कौन से आएंगे, तो उसके लिए तो आपको बने ही रहना है। तो बाद में आएगी, मतलब पहले थ्योरी पढ़ लें फिर आपका वो करेंगे। तो ये थे हमारे बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एस ब्लॉक से। स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वाली कुछ प्रॉपर्टी जो हमारी स्टार्टिंग से हमारे सिलेबस में कुछ कुछ बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट। इसके बारे में कोई ज्यादा मैं बातचीत नहीं करना चाहूंगा। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, कोई भी सॉलिड कब मेल्ट होता है, इतना याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम जनरली हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है, कहां से कहां तक, टॉप टू बॉटम जाने में जनरली। बाकी सेकंड ग्रुप में थोड़ी एक्सेप्शन भी है, बस उसकी बात नहीं करेंगे। तो इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आती है फ्लेम कलरेशन। इसका अगर थोड़ा सा समझाया जाए, तो जैसा कि हमें पता है, अगर मैं कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट ले लूं, उसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है बहुत सारे हायर एनर्जी शेल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एक एटम के अंदर। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही हम फ्लेम देते हैं, फ्लेम का मतलब क्या हुआ, हीट। हीट का मतलब क्या हुआ, क्या मैं बोल सकता हूँ, एनर्जी। हाँ सर, तो एनर्जी अगर दी तो वो किसके पास जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। तो क्या इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके कहीं हायर एनर्जी में जा सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल जा सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, किसी भी हायर एनर्जी के शेल में पहुंच जाएगा। यहाँ पहुंच गया, अब इसने जो एनर्जी ली आपको पता है, उससे ये यहाँ पहुंचा, और जब ये वापस नीचे आएगा, जब ये वापस नीचे आएगा तो यहाँ पर ये एनर्जी जो है वो लूज कर देगा उस एनर्जी के। और एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू। अब जो भी एनर्जी लूज करेगा वो उस एनर्जी के करस्पॉन्ड कोई हमारी वेवलेंथ होगी, कोई फ्रीक्वेंसी होगी, एस सी बाय लैम्डा कर देता हूँ। तो जो भी लैम्डा आएगा, अगर वो हमारे पास विजिबल रीजन में आए, अगर वो विजिबल रीजन में आए, जो कि क्या होता है 400 से 700 एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर, नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है पक्का, एक बार देख लिएगा यूनिट। इस रीजन में अगर लाई करेगा तो हमें जो है वो कलर दिखाई देगा, अगर नहीं करा तो नहीं देगा। तो यही होता है हमारे पास। तो और क्या होता है, क्योंकि इन लोगों की जो है एल्कली मेटल जो है, ये ज्यादातर जो है वो बंसन फ्लेम, जो नॉर्मल फ्लेम होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। मतलब जो हमारी फ्लेम है ना, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने मेटल का पीस लिया, इसको मैं किसी चीज में पकड़ लूंगा, ये मान लीजिए कोई चीज है, यहाँ पे मैंने बर्न कर दिया इसको, तो जैसे ही मैं करूंगा ना, यहाँ पे मेरी जो येलो अगर फ्लेम है सपोज करिए, तो मेरे पास अगर मैं ले आया लिथियम, तो वो मेरी कहीं ना कहीं क्रिम्सन रेड करके ऐसे कुछ देखने को नजर आएगी। तो ये होता है फ्लेम कलरेशन। फ्लेम जो है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। क्या होता है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, कहीं ऊपर चला जाता है, फिर वापस वो जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करता है, और वही एनर्जी करस्पॉन्ड करती है हमारी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ में। तो लिख लेते हैं, जैसे लिथियम, कौन कौन सा जो मेटल है वो कौन कौन सा जो है वो फ्लेम को कलर देता है, सीजियम आ गया। देन आपका बात करें यहाँ पे जो है वो बेरिलियम मैग्नीशियम कलर नहीं देते, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम हमारे पास आ गया। लिथियम आ गया मेरे पास क्रिम्सन रेड, फिर आ गया ये मेरे पास गोल्डन येलो। पोटेशियम आ गया मेरे पास वॉयलेट, और इसका दूसरा नाम भी लिखवा दें, दैट इज लीलैक। अब ये नहीं पता मुझे क्या होता है, इतने कलर की नॉलेज नहीं है। ये आता है आपका रेड वॉयलेट।
दिस वन इज माई ब्लू, दैट इज सीजियम। यहाँ पर ये आ गया ब्रिक रेड, तो याद रखना है अलग अलग तरीके के रेड आ सकते हैं, वैसे मुश्किल है, मतलब क्या ही पूछेंगे वो आपसे। ये होता है क्रिम्सन रेड अगेन। देन बेरियम इज एप्पल ग्रीन। सो देख रहे हैं आप किस किस तरीके के कलर जो आपने नहीं सुने होंगे, बाकी जिन बच्चों ने 11th में पढ़ा होगा उनको तो पता होगा। बाकी बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये क्या करते हैं, इनका क्या है हमारे पास स्मॉल साइज है, तो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज ये क्या करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली हेल्ड करते हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे तो वापस नीचे नहीं आएंगे, अगर वापस नीचे नहीं आएंगे तो एनर्जी लूज नहीं करेंगे, एनर्जी लूज नहीं करेंगे तो कोई वेवलेंथ हमें देखने को नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब कोई कलर नहीं होगा, तो इसका मतलब वो कोई भी फ्लेम टेस्ट नहीं देंगे, नो फ्लेम कलरेशन। क्या ये बात आप सभी को समझ में आएगी? यस सर, इतना अच्छे से समझाएंगे तो आएगी बिल्कुल। हाँ, तो अब यहाँ पे आप चाहें तो ये थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं जो जेडीली का कटआउट है जिस पर मुझे फाइन लग चुका है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप क्या है, लो आयनाइजेशन एनर्जीज जो होती हैं देख सकते हैं आप, इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। क्यों आयनाइजेशन, क्योंकि स्मॉल साइज होता है तो टाइटली हेल्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन दिस वे आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, सीजियम एंड पोटेशियम एज कैथोड्स, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज होते हैं, आपको शायद याद होगा सीजियम का यूज होता है, तो वो यही यूज होता है हमारे पास, हायर एनर्जी तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पे बंसन बर्नर फ्लेम होती है हमारे पास। और देख सकते हैं आप एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू से आप निकाल सकते हैं किस फ्रीक्वेंसी किस वेवलेंथ के थ्रू आपको वो मिली है, दैट इज वो आपकी फ्रीक्वेंसी हुई। तो ये हमारे पास होता है, इसको आप चाहें तो एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। सर रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं किसको भाई, कोई भी चीज होगी उसको ये रिड्यूस करते हैं, कौन, हमारे जो हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। अगर मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल में जाऊं तो रिड्यूसिंग, आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये दूसरों को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि खुद जो है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दूसरे को रिड्यूस करना मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना। जो लिथियम है हमारे पास वो चाहता है कि वो किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे के ये बन जाए Li पॉजिटिव, क्योंकि भाई इनकी आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह काफी ज्यादा कम वगैरह होती है, तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, इनका जो है वो क्या होता है, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन aqueous सोल्यूशन, ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो लिथियम जो है उसका क्या होता है, लिथियम की जो है वो मैक्सिमम एसओपी होती है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लिथियम जो है उसकी क्या होती है, मैक्सिमम एसओपी हमारे पास देखने को मिलती है। तो लिथियम आ गया ये। अगर मैं इसका ऑर्डर दिखाऊं तो और किसमें होती है ये बात ध्यान रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में बता दिया ना मैंने, हाँ। तो एक्वस सॉल्यूशन है, तो रुबिडियम इनका अगर मैं ऑर्डर लिखवाना चाहूँ ये लगभग बराबर होते हैं। और फिर आ गया हमारे पास सोडियम। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली हमने ये लिख रखी है टेंडेंसी फॉर गेटिंग टू एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ। सेम अगर मैं बात करूँ उसकी दूसरे वाले क्या है ग्रुप 2 के लिए, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ दिस इज अ बिट इंपॉर्टेंट, डायगोनल रिलेशनशिप पे आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई डायगोनल रिलेशनशिप को समझाइए और एक्सप्लेन करिए विद एक आध एग्जांपल के थ्रू, तो आपको ये बातचीत यहाँ पर करनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो सिमिलैरिटी बिटवीन, आप यहाँ पे देखिए ये आपको पीरियोडिक टेबल दिख रही है, हाँ सर पीरियोडिक टेबल ऐसी ही होती है, लिथियम बेरिलियम फिर बोरॉन आगे कार्बन फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोर। तो डायगोनल रिलेशन का सिर्फ यही मतलब है, हम जा रहे हैं कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट होता है ना, हाँ लेफ्ट से राइट, तो आपको सिर्फ इसी एरो से दिखाना है, ऐसा नहीं कोई कि भाई ये भी तो डायगोनल हुआ, हाँ डायगोनल हुआ पर ये वाली रिलेशनशिप नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वाला, लेफ्ट टू राइट से बोला हूँ, हाँ लेफ्ट टू राइट ही हमें जाना है। तो लेफ्ट टू राइट वाला जो भी हमारा एरो जा रहा है उसी के थ्रू हमें देखना है। तो ऊपर से नीचे हमारे पास ये होती है डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब लिथियम का कोई ना कोई रिश्ता है मैग्नीशियम के साथ, क्या रिश्ता है उसकी बात करेंगे, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ एंड सो ऑन, हमारे पास इनके कार्बन का फास्फोरस के साथ कुछ ना कुछ इनका आपस में रिलेशनशिप एक होता है। वो क्या होता है क्यों होता है उसके बारे में ही हमें पढ़ना है और उसी पर सवाल आता है। तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या है, बेसिकली दो एलिमेंट्स हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं क्या ये पेयर है, हाँ सर पेयर बोल सकते हैं। तो पेयर्स के बीच में जो है हमारे पास जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, जैसे कि ये हमने देख लिया। अब ये क्यों होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप आया तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो लिथियम से बड़ा साइज होगा सोडियम का, लिथियम से बड़ा साइज होगा सोडियम का, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। अब जैसे ही मैं अक्रॉस अ पीरियड गया तो क्या होगा सर, जैसे ही आप अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। तो क्या अगेन मैं बोल सकता हूँ जो मैग्नीशियम है उससे भी बड़ा साइज होगा सोडियम का, हाँ सर बिल्कुल आप ये बात बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोडियम जो है वो दोनों तरफ से बड़ा है, तो नीचे आया, जैसे ही मैं नीचे आया साइज बढ़ गया, जैसे ही मैं इधर गया साइज घट गया। तो कहीं ना कहीं जो लगभग लगभग बात होती है वो इन दोनों का साइज लगभग लगभग इक्वल हो जाता है, ये दोनों का साइज जो है वो इक्वल हो जाता है। साथ साथ हम इसको वैसे चार्ज भी बोलते हैं,
चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी आगे देखेंगे, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इनका जो साइज है लगभग इक्वल हो जाता है। ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप एटम्स एंड आयंस इंक्रीज इन साइज, जैसे कि मैंने आपको बताया नीचे आने में साइज बढ़ जाता है, बट लेफ्ट टू राइट जाने में साइज डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही अगर मैं डायगोनली मूव करूँ, साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। जैसे कि लिथियम मैंने बताया आपको छोटा है सोडियम से, मैग्नीशियम छोटा है सोडियम से, बट ये आपस में लगभग बराबर के होते हैं, जैसे कि आप इनका साइज देख सकते हैं इनके आयन का। तो यहाँ पर इनका जो बिहेवियर है इसी वजह से वो सेम काफी ज्यादा सिमिलर शो होता है। अब बात करें बेरिलियम एंड एल्युमिनियम की, तो ये भी दिखाते हैं, बट इनके केस में क्या है, हमारे पास साइज क्लोज नहीं है, अच्छा सर नहीं, बट एक और चीज यहाँ पे जो है वो होती है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पता है सबको क्या होता है? हाँ सर पता है, चार्ज मतलब 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, हाँ वही होता है चार्ज। पर यूनिट एरिया मतलब सर वही आपका एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 4/3 पाई आर स्क्वायर लिखा है, आई थिंक यहाँ 4 ही आना चाहिए, बाकी यू कैन चेक, एक बार टीचर से जरूर पूछ लिएगा। यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया क्यों इसके नीचे 3 क्यों लगा, मेरे हिसाब से 4 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि स्फीयर का एरिया यही होता है, जहां तक मैंने सरफेस एरिया इन वॉल्यूम में क्लास ट्वेल्थ नहीं, क्लास 9 10 में फॉर्मूला पढ़ा। तो यहाँ पे जो इनका चार्जेस क्या है, +2 एंड +3 रिस्पेक्टिवली है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का सेम होता है। तो दूसरी चीज जो है, एक साइज होता है और दूसरा चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हमारा सेम है या नहीं। तो ये हमारे पास एस्टेब्लिश करता है डायगोनल रिलेशनशिप। एक और चीज जो सजेस्ट करती है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। जो हमारी लिथियम है और मैग्नीशियम है, लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आसपास है, देख सकते हैं बेरिलियम एंड एल्युमिनियम बराबर एकदम, बोरॉन एंड सिलिकॉन आसपास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स होगा हमारे डायगोनल रिलेशनशिप के, एक हमने बात करी साइज की, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज। दूसरी हमने जो बात करी है वो अपनी करी है किसकी, चार्ज पर यूनिट एरिया की। तीसरी जो बात करी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। फिर इसमें हमने एग्जांपल की बात करी और हमने ये पूरा अच्छे से समझा लिया। तो ये है हमारा डायगोनल रिलेशनशिप में। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है, दैट एनालोमस एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप। तो क्यों पहले मेंबर जैसे कि लिथियम और बेरिलियम है, दूसरे मेंबर से क्यों अलग है, क्या इनमें ऐसी पागलपंती है जो ये दूसरों से अलग है। तो एनोमलस बिहेवियर आप बोल सकते हैं पागलपंती ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। तो क्या ऐसा इनमें अलग है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिथियम से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज लिथियम की और इसके कंपाउंड की काफी ज्यादा डिफर करती हैं फ्रॉम अदर ग्रुप वन एलिमेंट्स में। जैसे कि कुछ कुछ जगह इसकी सोल्यूबिलिटी, कुछ कुछ जगह इसकी रिएक्टिविटी जो है वो अलग होती है, किससे, एज कम्पेयर टू सोडियम पोटेशियम। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आई थिंक आगे होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज है जो इसमें ऐसा पागलपन है इसका दूसरे ग्रुप से। पागलपन को मैं बोल रहा हूँ एनोमलस बिहेवियर। तो इसका क्यों एनोमलस बिहेवियर है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें भाई, दोनों इसके काफी ज्यादा हाई होते हैं, जैसा कि हमने ये भी देखा कि डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। लिथियम जो है भाई काफी ज्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू ग्रुप वन मेटल्स। लिथियम क्या करता है, रिएक्ट करता है लीस्ट रेडिली विद ऑक्सीजन, बहुत, क्योंकि रिएक्टिविटी इसकी काफी ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू अदर। बात साथ साथ ये पेरोक्साइड नहीं बनाता सर, ये जो आप बता रहे हैं पेरोक्साइड क्या कोई और बनाता है, हाँ बेटा बिल्कुल बनाता है। आगे बढ़ेंगे हम पेरोक्साइड्स और ऑक्साइड्स के बारे में, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बना रहा है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, देन पोटेशियम आपका सुपर ऑक्साइड भी बनाता है एंड सो ऑन। इसके बारे में बात करेंगे, पता नहीं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है वो देख लेंगे हम, आगे आएगा टॉपिक। देन बात करेंगे लिथियम की जो हाइड्रोक्साइड है वो काफी कम बेसिक है सर, बेसिक कैरेक्टर की भी बात नहीं करी, हाँ बेटा वो भी हमें करनी है, मतलब सभी कुछ की बात करनी है। इसकी सॉल्ट काफी ज्यादा लेस स्टेबल होते हैं, आप देखेंगे हीट करने पर ये ब्रेक हो जाती है, इसकी भी हमें बात करनी है थर्मल स्टेबिलिटी में। देन क्या है, ऑल फॉर्म ऑक्साइड आराम से ऑक्साइड बना लेती है, कोई ऐसा चीज स्ट्रॉन्ग बिहेवियर नहीं दिखाती। और अनदर एग्जांपल की लेस बेसिक नेचर इज दैट, दो लिथियम क्या बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है इन सॉल्यूशन में, बट इट डजंट फॉर्म अ सॉलिड बाइकार्बोनेट। यहाँ पे क्या है, अदर्स ऑल फॉर्म स्टेबल सॉलिड बाइकार्बोनेट। लिथियम क्या बनाता है, फॉर्म लिथियम नाइट्रेट एंड लाइथरियन। नन ऑफ द अदर ग्रुप वन एलिमेंट्स, कोई अलग कोई ग्रुप एलिमेंट नहीं बनाता क्या, नाइट्राइट नहीं बनाता। ग्रुप टू एलिमेंट्स बनाते हैं नाइट्राइट, ठीक है। लिथियम क्या करता है, रिएक्ट करता है डायरेक्टली विद कार्बन टू फॉर्म एन आयनिक कार्बाइड, ठीक है। नन ऑफ द अदर ग्रुप वन एलिमेंट डू सो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत चीजें रीड आप कर लीजिएगा। और यस, जैसे कि हम पढ़ लेते कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी वाली चीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ ली। तो लिथियम जो है वो उसके पास सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या मुझे साइज स्मॉल चाहिए बिग, सर साइज जो है वो स्मॉल चाहिए। तो लिथियम का साइज कंपैरेटिवली बाकियों से छोटा है, तो क्या वो कॉम्प्लेक्स बेटर बना पाएगा दूसरों से, हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यस यहीं पर आप देख सकते हैं, तो इसकी क्या है, ग्रेटर टेंडेंसी है एज कम्पेयर टू अदर्स। देन यहाँ पे आप इनके बारे में रीड कर सकते हैं, ये सारी की सारी इनसॉल्यूबल होती हैं। LiOH जो है वो स्पैरिंगली सोल्यूबल होती है आपकी। बाकी अगर हम देखें अदर ग्रुप्स के जो कार्बोनेट फॉस्फेट फ्लोराइड वगैरह होंगे, ये सारे आपको सोल्यूबल देखने को ही मिलेंगे। इसको भी आप रीड कर सकते हैं, लिथियम आयन इटसेल्फ आल्सो इट्स कंपाउंड क्या है, मोर हेवीली हाइड्रेटेड। पता है आपको, हाइड्रेशन ज्यादा हो जाती है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, वो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो घेर लेते हैं। बाकी नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे इसको। तो यहाँ पर ये सारी की सारी काफी सारी जनरलाइजेशन हुई किसकी वजह से, एनोमलस बिहेवियर।
अब ये क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहली तो वही चीज है, क्योंकि हमारा हर पहला बंदा क्या होता है, सबसे ज्यादा छोटा होता है, पहला एलिमेंट सबसे ज्यादा छोटा होता है। ऑब्वियसली जैसे जैसे नीचे जाते हैं तब तब आपका एटॉमिक साइज बढ़ता है, बट फर्स्ट वाला तो कंपैरेटिवली सबसे छोटा होगा। तो अगर वो सबसे छोटा है, आपको पता है घर का छोटा बेटा क्या होता है, मतलब अब सब कुछ अपनी अपनी चलाता है, जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ज्यादा नाक में दम करते हैं, परेशान करते हैं छोटे बच्चे होते हैं घर के। तो वैसे ये लिथियम जो है भाई सबसे छोटा साइज में अपनी ग्रुप फैमिली में, बेरिलियम सबसे छोटा है, तो भाई बहुत ज्यादा परेशान करेगा ये पूरे ग्रुप वालों को। तो सेम यहाँ पर भी फंडा लग रहा है, जो आप सभी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अगर आप घर के छोटे बच्चे हैं तो आप अपने आप को रिलेट करिए, वरना आपके छोटे भाई बहन है तो आप उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली इट इज मोर लाइकली टू फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, और काफी ज्यादा, क्योंकि ये आपको पता है स्मॉल कैटायन होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा कोवलेंट होते हैं, दैट्स व्हाई दे कैन आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, जैसे कि हमने बात कर ली है। फिर क्या पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि ये क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 ही आपके पास बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब सर समझ में नहीं आया। तो जैसा अगर मैं इसको समझाऊं, लिथियम की बात करते हैं। लिथियम मुझे बताइए जरा कौन से ग्रुप में। सर लिथियम है सेकंड, सेकंड में। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1। मुझे बताइए क्या 2p0 होगा, सर बिल्कुल होगा। क्या इसके पास 2d नाम की कोई चीज होगी, ध्यान सर इसमें। ठीक है सर, इतना आपने बता दिया। अब आगे जरा बताइए। अब आते हैं सोडियम की तरफ। सोडियम मुझे बताइए क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। हाँ सर, सर 3s1 होगा, खाली 3p1 नहीं होगा, 3p0। क्या सोडियम के पास 3d मौजूद होगा या नहीं, सर बिल्कुल होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड में आ चुका है। तो यस, यहीं पर ये कह रहे हैं। ऊपर आप देखिए कितने ऑर्बिटल्स, अगर मैं लिथियम को Li पॉजिटिव बना दूं, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन चले गया। मुझे बताइए कितने डब्बे खाली हैं, सर 4 डब्बे खाली हैं। 4 डब्बे खाली हैं, तो मुझे बताइए कितने बॉन्ड बना सकते हैं, सर 4 ही यहाँ पर लोन पेयर डोनेट हो सकते हैं। तो मैक्सिमम इसकी जो कोवेलेंसी है वो 4 हो सकती है, वेरा सोडियम के केस में इट इट कुड बी मोर, इट कुड बी मोर। तो 4 से ज्यादा 6 हो सकती है, जैसे 6 जनरली देखने को मिलती है, 8 भी हो सकती है, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वेराज इन फर्स्ट वाले एलिमेंट्स के बाद सिर्फ और सिर्फ एस और पी ही मौजूद होते हैं। एक एस 3 पी के ऑर्बिटल, तो बेचारे टोटल 4 ही कर सकते हैं। इनके पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग दे कैन अटेन अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 बाय यूजिंग 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर ये होता है हमारे पास, ठीक है। This simple concept is based on bonding consisting of two electrons shared between two atoms, exception अगर when multi-center bonds are formed। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है। तो ये हमने लिथियम के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा बेरिलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम एंड द अदर ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो देखें अगर हम, तो बेरिलियम क्या है, काफी ज्यादा स्मॉल है, उसकी भी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कोवेलेंसी, काफी ज्यादा इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पे जो है घर का छोटा बेटा सब कौन है, बेरिलियम है। तो उसके बारे में देखते हैं क्या क्या उसने अपनी अपनी मनमानी कर रखी है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं इस कंपाउंड्स के काफी ज्यादा लोअर होते हैं। बेरिलियम एलाइड जो है वो सोल्यूबल आपको देखने को मिलेंगे, किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, नॉट इनऑर्गेनिक। मतलब कहीं ना कहीं उनका कोवलेंट नेचर होगा, और वो हाइड्रोलाइज होते हैं, उनमें हाइड्रेशन नहीं होती, हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन आपको देखने को मिलेगा, लाइक एल्यूमिनियम हैलाइड। तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम से उसका काफी अच्छा रिलेशन है, कौन सा वाला, डाइनर रिलेशनशिप वाला। बेरिलियम हाइड्राइड की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉलीमेरिक मल्टी सेंटर लाइक एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर क्या है यहाँ पर बात हम करें तो आप इसको सारी चीजों का आप रीड कर सकते हैं, बाकी छोटी छोटी चीजें। मैनी कॉम्प्लेक्सेस नॉट टिपिकल ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। ग्रुप 1 और 2 में ऐसे कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलते, जैसे बेसिक बेरिलियम एसिटेट, बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट, जिन सभी के हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, खतरनाक से कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा भाई, बेस के साथ भी करेगा, मजे हैं अपने तो, जैसे एल्यूमिनियम भी करता है। ये क्या है, एम्फोटेरिक अगेन। रेंडर पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड, मतलब जब नाइट्रिक एसिड से हम रिएक्शन कराते हैं बेरिलियम की या एल्यूमिनियम की, तो वो अपने मेटल के पीस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। ये मेरे पास, इसको मैं चलो समझा ही देता हूँ, रेंडर पैसिवनेस। ये मेरे पास था बेरिलियम, इस पे मैंने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई, तो थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा इस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी, और वो लेयर होगी बेरिलियम ऑक्साइड की। आप समझ लीजिए ये था बेरिलियम। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा नाइट्रिक एसिड डाला, अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार और डाल के देखता हूँ, तो मैं और नाइट्रिक एसिड डालता हूँ, तो मैं देखूंगा भाई रिएक्शन नहीं हो रही। सर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये एज अ प्रोटेक्शन काम कर रही है। कैसे काम कर रही है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर आपकी बिहेव कर रही है, किसके लिए, जो प्रिवेंट कर रही है फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल को। तो ये रेंडर पैसिवनेस की बात होती है। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बेरिलियम एल्यूमिनियम का देख सकते हैं, ये होता है काफी ज्यादा क्लोजर देन द वैल्यूज फॉर बी, जो कि हमारे पास कैल्शियम देख सकते हैं, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम का कितना ज्यादा वैल्यूज है, हाईली नेगेटिव है, वेयर इसका काफी ज्यादा कम है। देन यहाँ पे बात करें, हाइड्रोलाइज हो जाती है वही कोवेलेंट नेचर की वजह से। मोस्ट सोल्यूबल नोन होती है किसमें, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बेरिलियम क्या बनाता है, एक अनयूजुअल कार्बाइड बनाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम बनाता है। सेम यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप में हम फिर सेम पॉइंट लिखेंगे जो हमने वैसे भी बात कर ली है। तो ये थी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें जो कम इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या है,
पागलपंती ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स एज वेल एज डायगोनल रिलेशनशिप, तो घर के छोटे बेटे की कहानी एंड साथ साथ हमें जो है डायगोनल रिलेशनशिप उसका किसी बड़े भाई बहन के साथ, ये चीजें हमें इसमें इंपॉर्टेंट है अभी तक जो हमने पढ़ा है यहाँ पर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले और सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो यही दो टॉपिक है। चांसेस है सवाल आएगा, इससे आने के हाईली चांसेस रहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था आज के लेक्चर में। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो इस लेक्चर में कवर्ड है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा उसमें ऑब्वियसली लेस इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, तो इस वाले पार्ट को सभी लोग जरूर देखें। अगर टाइम की कमी हो, टाइम की कमी ना हो तो ऑब्वियसली वो वाले भी देखिए, मतलब उसमें भी चीजें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको जो है वो उससे सवाल नहीं मिलेगा, मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेंगे सवाल, उससे थोड़े से कम मिलेंगे, पर हो सकता है उस वाले से भी, क्योंकि कोई ना कोई रिएक्शन वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आपको देखना ही होगा। जब आप पढ़ाई लिखाई अगर टाइम है तो हाँ जरूर देखिए। जो लोग एग्जाम से पहले बिल्कुल देख रहे हैं उनको यही होगा कि भाई हाँ चलिए आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेइए, क्योंकि रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो अगर किसी और चीज को छोड़ रहे हैं तो आप हो सकता है सोच सकते हैं कि चलो उस पार्ट 2 को क्या हम छोड़ सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। बट रिकमेंडेड यही है कि यार पार्ट पूरे देखिए और पढ़ाई वढ़ाई करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और लाइक सब्सक्राइब वो तो आप कर ही देंगे, उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जैसा भी हो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कैसा चल रहा है सब कुछ, तो वो भी आप देते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।